प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स जो हैं उसमें हमने ना 5 प्रॉपर्टीज करी थी। 6 प्रॉपर्टी से देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 है नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। प्रॉपर्टी नंबर 6, नॉन मेटल्स are not strong, non-metals are not strong, they have low tensile strength, they have they have low tensile strength. It means that they cannot hold, it means that they cannot hold weights, वो वेट कैरी नहीं कर सकते। जैसे कि मेटल्स होते हैं तो हमने ये देखा है कि जो क्रेन होती है जो बहुत हैवी हैवी वेट जो है उठा लेती है। तो क्रेन जो है, क्रेन का जो आगे का हुक है, क्रेन का जो पूरी बॉडी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल्स की बनी हुई होती है। तो हमने वहां पर देखा है कि स्ट्रॉन्गनेस का मतलब ये होता है कि द एबिलिटी ऑफ अ थिंग टू होल्ड वेट्स। तो जो वेट उठा सकता है उसको हम बोल देते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग है। सिमिलरली हार्डनेस में और स्ट्रॉन्गनेस में एक अंतर है। हार्डनेस में हमने ये कहा था कि एनीथिंग दैट कैन नॉट बी कट विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ इज हार्ड थिंग, एंड एनीथिंग विच कैन बी इजीली कट विद अ नाइफ इज कॉल्ड सॉफ्ट थिंग, वो सॉफ्ट होती है। ठीक। तो ये छठी प्रॉपर्टी है कि नॉन मेटल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि उनके अंदर वेट उठाने की कैपेबिलिटी नहीं होती, वेट उठाने की कैपेसिटी उनके अंदर नहीं होती। तो ये छठी प्रॉपर्टी थी इसकी। फिर नॉन मेटल्स की सेवंथ प्रॉपर्टी हम देखते हैं। सेवंथ प्रॉपर्टी देखिए नॉन मेटल्स की, नॉन मेटल्स में बी सॉलिड, नॉन मेटल्स may be solid, non-metals may be solid, comma, liquid or gases at room temperature, may be solid, comma, liquid or gases at room temperature. ठीक है, तो इसमें किसी भी तरीके का कोई एक्सेप्शन देने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे हमने ये कहा था कि जब हम मेटल्स की प्रॉपर्टी देख रहे थे तो मेटल्स में हमने ये देखा था कि मेटल्स आर जनरली सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। तो हमने ये बताया था कि मेटल केवल और केवल सॉलिड ही होते हैं जनरली, इस वजह से बोल दिया था क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। जैसे कि हमने ये देखा था कि जो ब्रोमीन है वो गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जबकि होता वो मेटल है। जैसे कि मरकरी है, मरकरी लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जबकि होता वो मेटल है। तो ये दो एक उसमें एक्सेप्शंस थे, लेकिन यहाँ पर कोई एक्सेप्शन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हमने कहा नॉन मेटल्स में बी सॉलिड और लिक्विड और गैसेस, नॉन मेटल सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। समझ में आ गया सभी को? ये दूसरी प्रॉपर्टी सेवंथ क्लियर है? यस सर। Yes, sir. विदार समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब अगला देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 है नॉन मेटल्स हैव कंपेरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। नॉन मेटल्स हैव comparatively non-metals have comparatively low melting points and boiling points. Non-metals have comparatively low melting points and बॉइलिंग पॉइंट्स। अब ये कंपेरेटिवली का मतलब क्या है? कंपेरेटिवली का मतलब ये है कि हमने इससे पहले पढ़ा था मेटल्स के बारे में, तो मेटल्स के कंपैरिजन में जो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है
वो कम होता है, लो होता है। लेकिन जब हमने कह दिया कि वो लो ही होता है, तो फिर केमिस्ट्री में आप ये देखें एक्सेप्शन तो हर हर जगह मिलेंगे। तो जब हमने बोला कि वो लो ही होता है तो फिर इसका एक्सेप्शन जरूर मिलेगा। तो इसका एक्सेप्शन क्या है, नोट करें। एक्सेप्शन, ग्रेफाइट हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। एक्सेप्शन, ग्रेफाइट हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। Graphite has a very high melting point, 3700 डिग्री सेल्सियस, 3700 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए ग्रेफाइट का जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो ये है कि ग्रेफाइट 3700 डिग्री सेल्सियस तक भी मेल्ट नहीं होता। तो ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट से आपके बनते हैं जो ल्यूब्रिकेंट्स होते हैं ना, ल्यूब्रिकेंट्स, ल्यूब्रिकेंट्स का मतलब क्या है कि जो हमारी जो स्कूटर होता है या मोटर बाइक होती है या कार्स होती हैं, उन सब के अंदर इंजन ऑयल डाला जाता है। इंजन ऑयल इज फॉर ल्यूब्रिकेशन। इंजन ऑयल पूरे के पूरे इंजन के अंदर ल्यूब्रिकेशन मतलब उसका स्मूथ फंक्शनिंग को इंश्योर करता है, उसकी फंक्शनिंग स्मूथ हो, मतलब उसके जो पिस्टन्स हैं, उसके जो पार्ट्स हैं, वो एक दूसरे से रगड़ लगने की वजह से खराब ना हो जाएं, कहीं कुछ टूट ना जाए। तो इस वजह से जो पिस्टन भी मूव करता है तो वो भी ल्यूब्रिकेशन उसका चारों तरफ होता है। मतलब इंजन ऑयल जहां जहां भी मेटल पार्ट्स हैं, उन मेटल पार्ट्स में इंजन ऑयल का टच होना ज़रूरी है, क्योंकि इंजन ऑयल ही उसको ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हमारी कोई बाइसिकल है, हम अपनी बाइसिकल में ग्रीस लगाते हैं, तो ग्रीस जो है वो भी ग्रेफाइट से ही बनती है। हमने अपनी बाइसिकल की जो चेन है, उसमें चेन में हमने पूरे पर ग्रीस लगाया। आप कितना भी तेज पानी का प्रेशर डालें, आप कितना भी पानी से उसको धोने की कोशिश करो, लेकिन ग्रीस आसानी से छूटती नहीं है। तो ग्रीस को छुड़ाने के लिए भी अलग सॉल्यूशन डालना पड़ता है। बेटा 1 मिनट वेट करेंगे, मेरी ना वीडियो पॉज होएगी, 1 मिनट वेट करिए प्लीज। ओके सर। तो जो मेटल पार्ट्स होते हैं, मेटल पार्ट्स में से ग्रीस को रिमूव करने के लिए भी स्पेशल टाइप के सॉल्यूशन आते हैं, उसी से ग्रीस हटाई जाती है। ऐसे आसानी से ग्रीस नहीं हटाई जा सकती। और इसको इसी वजह से, क्योंकि उसकी एक मतलब ल्यूब्रिकेशन वाली, मतलब किसी भी चीज़ पर अगर लगाएं तो वो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देती है। तो एक तो ये प्रॉपर्टी होती है ग्रेफाइट की, और उसके अलावा ये भी प्रॉपर्टी होती है कि जब इंजन के अंदर वो काम कर रहा है तो ऐसा ना हो कि इंजन के अंदर वही इवेपोरेट हो जाए, इतनी गर्मी होती है। तो वो 3700 डिग्री सेल्सियस है ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इतना ज़्यादा होता है कि वो इवेपोरेट नहीं होगा आसानी से, इंजन ऑयल जो कि बनता ही ग्रेफाइट से है। ठीक है। तो इस वजह से ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इंडस्ट्रीज में एप्लीकेशन है, मशीनरी में एप्लीकेशन है, ऑटोमोबाइल में एप्लीकेशन है। तो ये जो ग्रेफाइट है, ये एक अकेला ऐसा नॉन मेटल है जो कि बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट, जिसका वो मेल्टिंग पॉइंट कह रहा हूँ, सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि इवेपोरेशन वाला जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, 3700 डिग्री सेल्सियस। तो ये एक एक्सेप्शन हो गई प्रॉपर्टी नंबर 8 की। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 9 देखिए। प्रॉपर्टी नंबर 9 है नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटीज। नॉन मेटल्स हैव non-metals have low densities exception आयोडीन। नॉन मेटल्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम होती है और एक्सेप्शन है आयोडीन, आयोडीन की डेंसिटी हाई होती है। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी देखें, 10th है नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस।
नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। सोनोरस का मतलब ये है कि नॉन मेटल्स को अगर हम स्ट्राइक करते हैं ना, तो नॉन मेटल्स में से जो बेल जैसी आवाज होती है, रिंगिंग साउंड, वो साउंड नहीं आती। जैसे हमने देखा था कि जो मेटल्स हैं मेटल्स सोनोरस होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। तो ये इसकी 10th प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद 11th प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स हैव मैनी। सर एक डाउट था। हाँ जी, बताइए। सर जैसे मर्क्यूरी भी एक मेटल ही कह सकते हैं, तो वो क्यों, वो भी सोनोरस होगा या नहीं होगा? एक मिनट, मेरे को समझ में नहीं आया, शुरुआत में क्या बोला था तुमने? सर जैसे मर्क्यूरी भी एक मेटल ही बोलते हैं, तो हाँ हाँ मर्क्यूरी हाँ, भी सोनोरस है? मैं आपको बताता हूँ। मरकरी क्योंकि एक लिक्विड मेटल है ना, तो वो सोनोरस नहीं है। वो सोनोरस नहीं है, क्योंकि सोनोरस होने के लिए सॉलिड होना जरूरी है। कभी भी किसी लिक्विड में से साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। समझ रहे हैं? ठीक है सर। हाँ जी। नॉन मेटल्स हैव मैनी डिफरेंट कलर्स। हमने मेटल्स में ये देखा था कि मेटल्स आर जनरली ऑफ टू कलर्स, एक तो ग्रे कलर के होते हैं या फिर सिल्वर कलर के होते हैं। लेकिन उसके अलावा हमने एक्सेप्शन भी देखा था कि एक तो कॉपर होता है रेडिश ब्राउन कलर का, और दूसरा एक्सेप्शन होता है गोल्ड, जो कि येलो कलर का होता है। नहीं तो इसके अलावा जितने भी मेटल्स हैं वो या तो ग्रे कलर के होते हैं या फिर सिल्वर कलर के होते हैं। अब यहाँ पर वो टेंशन ही नहीं है। यहाँ पर हमने ये कहा कि नॉन मेटल्स आर ऑफ मैनी डिफरेंट कलर्स, तो नॉन मेटल्स के बहुत अलग अलग बहुत सारे रंग होते हैं, तो इसमें फिर किसी एक्सेप्शन का सवाल ही नहीं उठता। तो बेटा ये सारी प्रॉपर्टीज हुई आपकी मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। उसके बाद एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, बोलिए। सर एट्थ के एक्सेप्शन डायमंड भी हो सकता है? एक मिनट। हाँ, ये जो है ना, नॉन मेटल्स ऑफ कंपेरेटिवली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, तो इनका लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। और एक्सेप्शन के केस में हमने डायमंड नहीं लिया, क्योंकि डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। कार्बन है ना, तो कार्बन की दो अलग अलग प्रॉपर्टीज हो गई, सॉरी, दो अलग अलग एलोट्रॉप्स हो गए, दो अलग अलग फॉर्म्स। कार्बन मेरे को मिलता है डायमंड की फॉर्म में या फिर ग्रेफाइट की फॉर्म में। तो मुझे ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, जबकि कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा नहीं होता। समझ गए? यस सर। अगला देखते हैं। अगला है बेटा मेटालॉइड्स। मेटालॉइड्स मेटालॉइड्स में आप लिखेंगे द एलिमेंट्स विच शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, the elements which show the elements which show some properties of metals and some other properties of non-metals, the elements which show some properties of metals and some other properties of non-metals are called metalloids, are called मेटालॉइड्स। कुछ इस तरीके के एलिमेंट्स भी होते हैं नेचर में, जो कुछ प्रॉपर्टी तो मेटल्स की शो करते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की शो करते हैं। तो इस तरीके के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम बोल देते हैं मेटालॉइड्स। ठीक है? उसके बाद सर हाँ जी, बोलिए। सर एक क्वेश्चन था कि मेटल आर्ट से कुछ बन सकता है? किससे? मेटल आर्ट से कोई, मतलब जैसे मेटल से
तो उनको अच्छा, मेल्ट ये करके कुछ बना सकते। मेटलॉइड्स की बात कर रहे हैं। हाँ सर। हाँ, अभी बताता हूँ मेटलॉइड से क्या बन सकता है। आप इसका एग्जाम्पल नोट करें, देखेंगे द इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ मेटलॉइड्स आर द इंपॉर्टेंट examples of the important examples of metalloids are बोरोन, जिसका सिंबल होता है बी, सिलिकॉन, जिसका सिंबल होता है SI, एंड जर्मेनियम, इसका सिंबल होता है GE। ठीक है, तो आप ये देखिए कि मेटलॉइड्स ऐसी चीज हैं कि आज के समय में हम ये कह सकते हैं कि मेटलॉइड्स के बिना लाइफ ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेटालॉइड आपको ये दिखाई दे रहा है सिलिकॉन। हमारे मोबाइल फोन्स, हमारे कैमरा, स्मार्ट वॉचेस, लैपटॉप्स, ये जितने भी हैं, इनके सबके जो मदरबोर्ड बनते हैं वो सिलिकॉन के ही बनते हैं। और आपने सुना भी होगा कि अमेरिका में एक जगह है जिसको सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। वो सिलिकॉन वैली इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जितनी भी दुनिया की बड़ी बड़ी रिसर्च फर्म्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज की, चाहे फिर वो HP हो गया, चाहे डेल हो गया, चाहे फिर वो इंटेल हो गया, चाहे फिर आपका एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, इनकी जो बड़ी बड़ी रिसर्च फर्म्स है ना, जहाँ पर रिसर्च होता है, जहाँ पर नई चीज़ डेवलप होती है। देखिए, फैक्ट्री होना अलग चीज़ है कि हमने ये कहा कि जैसे हमारे यहाँ पर अभी नोएडा में सैमसंग मोबाइल फ़ोन की बहुत बड़ी फैक्ट्री बनी है, ठीक, तो वहाँ पर मोबाइल फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो फैक्ट्री होना एक अलग अलग चीज़ है। लेकिन रिसर्च विंग जो होता है, रिसर्च विंग में नई चीज़ें डेवलप होती हैं। जैसे आपसे आज से कुछ समय पहले तक, कुछ टाइम पहले तक आप ये देखते थे कि हमने मोबाइल फ़ोन में एक पासकोड डाल दिया और पासकोड डाला तो मोबाइल फ़ोन खुल गया, और जब तक हम पासकोड नहीं डालेंगे मोबाइल फ़ोन नहीं खुलता था, कोई ऑपरेट नहीं कर सकता था। फिर धीरे धीरे हमने ये देखा कि थंब इंप्रेशन सेंसर आ गया, कि थंब का आपने इंप्रेशन लगाया तब आपका मोबाइल फ़ोन लॉक या अनलॉक हो जाता है। और आजकल आप ये देख रहे हैं कि फेस सेंसिंग हो रही है, ठीक है, रेटिना सेंसिंग हो रही है कि आपकी आंख के आगे मोबाइल फ़ोन आएगा तभी खुलेगा। आप अपने फेस के आगे लाओगे तो आपके फेस को सेंस करके ही वो खुलेगा। तो ये जो नई नई रिसर्चेज हो रही हैं, नई नई जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं, जो नई नई इन्वेंशंस हो रही हैं, ये जहाँ पर होती हैं अमेरिका में, उस जगह का नाम ही सिलिकॉन वैली है। तो विदाउट सिलिकॉन, विदाउट जर्मेनियम, इलेक्ट्रॉनिक्स पॉसिबल नहीं है। तो इनके तो मेटलॉइड्स के तो इतने एप्लीकेशंस हैं कि हम आज के ज़माने में गिनवा भी नहीं सकते, इतने सारे एप्लीकेशंस हैं। हर जगह जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक्स या जहाँ पर भी कंप्यूटराइज्ड चिप्स इन्वॉल्व है, वहाँ पर सिलिकॉन और जर्मेनियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। समझ गए? यस सर। ठीक सर है। बोरॉन क्या यस होता है? सर। है बेटा, क्या कह रहे हो? सर बोरॉन क्या होता है? नहीं नहीं, बोरोन भी एक एलिमेंट है, बोरोन का उतना इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन नहीं है। देखो, सिलिकॉन और जर्मेनियम का है एप्लीकेशन, चलिए बताता हूँ और डिटेल में चलते हैं। थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक जा रहे हैं, लेकिन सुनिएगा कि सिलिकॉन और जर्मेनियम को ही क्यों यूज़ करा जाता है, ऐसा क्या खास है भाई इनमें कि हम इन्हीं को यूज़ कर रहे हैं। अरे आयरन से बनाओ ना, आपको चिप बनानी है आयरन से बना लो, कॉपर से बना लो, आप ये सिलिकॉन और जर्मेनियम ही क्यों यूज़ कर रहे हो? इसका एक इम्पॉर्टेंट वो है, मतलब रीज़न है। वो रीज़न सुनिएगा क्या है। ऐसा होता है कि दुनिया में दो तरीके के हमारे जो मेटल्स हैं, तो मेटल्स के जैसे हम बात करते हैं ना कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। फिर हमने नॉन मेटल्स को कहा कि दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो बैड कंडक्टर्स को हम इंसुलेटर भी बोल देते हैं। तो आपने ये देखा है कि आप लोग अपना कोई भी लोहे की रॉड है, उस लोहे की रॉड पर इधर एक लाइव वायर जिसमें कि करंट फ्लो कर रहा है वो आप लगा दीजिए, और जो उसका दूसरा कॉर्नर है, दूसरे कॉर्नर से आप दो टर्मिनल सेपरेट करके आप बल्ब में लगा दीजिए, बल्ब चालू हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जो लोहा है, वो जो लोहे की रॉड है, दैट विल बिहेव लाइक अ कंडक्टर, वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगी, उसमें से करंट फ्लो कर जाएगा, बल्ब ऑन हो जाएगा। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना। वहीं पर आपने क्या करा कि आपने जैसे लोहे की दो रॉड ली थी, उसी तरीके से लोहे की रॉड ना लेकर, मतलब आयरन की रॉड ना लेकर, आपने प्लास्टिक की रॉड ले ली, और आपने एक वायर प्लास्टिक की रॉड में इधर लगाया, दूसरा दूसरी रॉड में लगाया, और उन रॉड्स को कनेक्ट करा दूसरे वायर से, जिनको कनेक्ट कर दिया एक बल्ब से, वो नहीं जलेगा। क्यों?
बिकॉज प्लास्टिक इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो गुड कंडक्टर होते हैं और बैड कंडक्टर होते हैं, उनके बीच का भी बेटा एक रास्ता होता है, उसको बोल देते हैं सेमी कंडक्टर। ये आप लोग पढ़ेंगे 12th क्लास में। अगर आप लोगों ने आगे साइंस साइड में आप गए तो आप लोग ये चीज पढ़ेंगे 12th स्टैंडर्ड में। 12th स्टैंडर्ड में पर्टिकुलरली फिजिक्स में चैप्टर आता है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में पूरा का पूरा सिलिकॉन और जर्मेनियम ही है, क्योंकि ये दोनों ना सेमीकंडक्टर होते हैं। अब सेमीकंडक्टर क्या है भाई? सेमीकंडक्टर ये है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर पहुंचकर सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं, और उस टेम्परेचर से नीचे आते ही ये इंसुलेटर बन जाते हैं। जैसे ही मैं अपने मोबाइल फ़ोन को चार्जिंग पर लगाता हूँ, तो चार्जिंग जैक लगते ही, स्विच ऑन होते ही, जो सिलिकॉन और जर्मेनियम की जो चिप है ना, विच इज़ कनेक्टेड टू द बैटरी ऑफ माई मोबाइल फ़ोन, वो क्या है, वो गर्म होने लगती है। वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर पहुंच जाती है, और उस टेम्परेचर पर पहुंचकर वो कंडक्ट करना शुरू करता है सिलिकॉन, और इसी वजह से मेरा मोबाइल फ़ोन चार्ज हो जाता है। और उस दौरान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अपने मैक्सिमम पर होती है। इसी वजह से आपने न जाने कई जगह न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ आर्टिकल्स में, कई जगह आपने पढ़ा होगा, हो सकता है आपके पेरेंट्स भी आपसे कहते हो, टीचर्स भी बताते हो, मोबाइल फ़ोन को कभी भी चार्जिंग पर लगाकर आप फ़ोन पर बात मत कीजिए, क्योंकि उस टाइम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलती हैं उसमें से, वो बहुत डेंजरस होती हैं। ठीक है? क्यों? क्योंकि उस टाइम जो उसकी सिलिकॉन चिप होती है ना, वो फिर वो इंसुलेटर की तरह काम नहीं करती, वो कंडक्टर की तरह काम करती है। तो आपने कई केसेस में सुना होगा कि फ़ोन चार्जिंग पर लगा हुआ था और फ़ोन पर बात करा और फ़ोन की बैटरी मेल्ट हो गई, फ़ोन की बैटरी एक्सप्लोड हो गई, फट गई। ठीक है? और उससे क्या होता है, उससे जो भी आदमी बात कर रहा है उसका चेहरा पूरा जल जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये ऐसे ही नहीं है कि फ़र्ज़ी में ऐसी बता दी गई हों। तो इसमें क्या होता है कि जब आप चार्जर कनेक्ट करते हैं, तो चार्जर कनेक्ट करने के कुछ टाइम तक तो वो ठीक है, कुछ टाइम मतलब कुछ सेकंड्स, उसके बाद उसका टेम्परेचर बढ़ता है और फिर वो प्योर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। जिस मदरबोर्ड से, जो मदरबोर्ड, जो मेन उसका जैसे कंप्यूटर का मदरबोर्ड होता है, ऐसे ही लैपटॉप का मदरबोर्ड होता है, तो उसी तरीके से मोबाइल फ़ोन का भी मदरबोर्ड होता है। तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है, और कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा तो इसका मतलब उसके अंदर करंट फ्लो करेगा। तो जब आप फ़ोन आपने चार्जिंग पर लगा रखा है तो आपको करंट भी लग सकता है उस दौरान, अगर आप बात करेंगे तो। अच्छा, फिर आपने चार्जिंग पर से फ़ोन को निकाल दिया, चार्जिंग पर से फ़ोन को निकाल दिया, अब आपने उसको अपनी पॉकेट में डाल लिया या कहीं पर भी किसी भी जगह पर आपने रख दिया, अब वो इंसुलेटर है। क्यों? क्योंकि अब आपने उसमें से इलेक्ट्रिसिटी का जो आपने प्लग इन करा था वो आपने निकाल लिया, तो वो टेम्परेचर उसका कम हो गया। टेम्परेचर कम होते ही सिलिकॉन और जर्मेनियम इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपने मोबाइल फ़ोन को पॉकेट में रखकर घूमते हैं। नहीं तो अगर किसी मेटल का बनाते या किसी कंडक्टिंग मटेरियल का बनाते ना, तो क्या होता कि आपके पॉकेट में मोबाइल फ़ोन पड़ा हुआ है, कब आपको करंट लग जाए आपको पता ही नहीं चलता। तो इस वजह से क्या है कि यहाँ पर सिलिकॉन और जर्मेनियम यूज़ करा जाता है कि जब आपने चार्जिंग पर लगा रखा है देन इट इज़ बिहेविंग लाइक अ कंडक्टर, और जैसे ही चार्जिंग जैक से आपने उसको रिमूव कर दिया, अपनी पॉकेट में डाल लिया या अपने हाथ में पकड़ रखा है, नाउ इट इज़ एन इंसुलेटर, फिर आप बेफिक्री से उसको यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए सिलिकॉन और जर्मेनियम ये यूज़ करा जाता है। नहीं तो लैपटॉप को लैप पर रखकर, मतलब अपनी गोद में रखकर आप काम नहीं कर सकते थे। नहीं तो आप उसको करते, अगर मान लीजिए किसी मेटल से बनाते, तो पता चला आपकी बॉडी को ही करंट लग जाता बड़ी तेज। समझ गए मेरी बात? यस यस सर। सर। Yes, sir. चलिए जी, यस। अब आगे आगे चलते हैं। इनको तो आप डिटेल में आगे फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। अच्छा, बोरोन का कोई ऐसा एप्लीकेशन नहीं होता, हालांकि है ये भी मेटलॉइड, कुछ प्रॉपर्टी ये भी मेटल्स की और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की शो करता है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस हैं वो सिलिकॉन का और जर्मेनियम का है। ठीक है? यस सर। ओके सर। चलिए जी, फिर मैं Excuse me, आगे sir. चल। हाँ जी सर बेटा, बताइए बताइए Sir, बताइए। सोडियम और पोटेशियम भी मेटलॉइड्स हैं. नहीं, सोडियम और पोटेशियम मेटलॉइड नहीं है। सोडियम और पोटेशियम जो है वो मेटल्स हैं, और वो एक्सेप्शन शो करते हैं, एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं कि मेटल्स जो हैं वो जनरली हार्ड होते हैं, सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट होते हैं। मेटल्स स्ट्रांग होते हैं, सोडियम पोटेशियम कमज़ोर होते हैं, लेकिन होते वो मेटल ही हैं। Okay, sir. सर एक और डाउट था मेरा। हाँ जी, बताइए। सर जैसे मेटलॉइड्स हैं, इनसे कोई मेटल की जो चीजें बनती हैं वो बन सकती हैं? मेटलॉइड से, मेटलॉइड से मेटल का काम लिया जा सकता है, लेकिन कहाँ पर काम लिया जा सकता है? सिर्फ और सिर्फ गल्फ कंट्रीज में, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है? आप ये देखिएगा कि पक्षी जो होते हैं, रास्ते में जब आप सड़क पर जाते हैं कहीं,
तो आपने ये नोटिस करा होगा, आपने तो खैर नोटिस नहीं किया करा होगा, हम लोगों ने किया है नोटिस। पहले क्या हुआ करता था, पहले ना बल्ब लगा करते थे सड़क के, जैसे बीच में डिवाइडर है, तो डिवाइडर पर बड़े बड़े पोल्स लगा करते थे, और उन पोल्स पर एक स्विच बोर्ड हुआ करता था, और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का एक बंदा आया करता था, और वो उस पर रोज आकर स्विच ऑन किया करता था ताकि रात में लाइटें जली रहें, और फिर जब दिन निकल जाता था तो वो सुबह उसके लाइट्स के स्विच जो है वो ऑफ किए जाते थे। तो ये तो पहले था जब पॉपुलेशन बहुत कम थी। अब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई, इलेक्ट्रिक पोल्स इतने ज़्यादा हो गए, तो फिर ये हो गया कि भाई जो एक पावर स्टेशन बना दीजिए, उस पावर स्टेशन में एक ही स्विच होगा, उस एक स्विच से सारे बल्ब ऑन हो जाएंगे। और आज के ज़माने की बात करते हैं, तो आप न जाने कितने सारे आप हाईवेज आपने देख लिए होंगे, यमुना एक्सप्रेस वे है, ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस वे है, और भी ये आपका एलिवेटेड रोड बना हुआ है। तो इतने सारे नए नए एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, इन एक्सप्रेसवेज पर कहीं पर भी वो वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लगे हुए छोटे छोटे सोलर पैनल। वो जो सोलर पैनल है वो कंडक्टर की तरह काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं काम? वो इस वजह से काम कर रहे हैं, जब तक उन पर धूप पड़ती रहेगी, उनका टेम्परेचर हाई रहेगा, तो वो कंडक्ट करेंगे और आराम से जो बैटरी कनेक्टेड है उस बैटरी को चार्ज करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। अब जैसे ही धूप खत्म हो गई, जब धूप खत्म हो गई तो वो तो इंसुलेटर बन गए सोलर पैनल। अब वो चार्जिंग नहीं करेंगे, वो तो इंसुलेटर बन गए, और बैटरी ने अपना काम करना शुरू करा। बैटरी ने जैसे ही काम करना शुरू करा, यानी कि उसने करंट प्रोवाइड करना शुरू करा बल्ब को, तो जैसे जैसे शाम होती है या रात होती है वो बल्ब अपने आप जलना शुरू कर जाते हैं, अपने आप ऑन हो जाते हैं, अगले दिन अपने आप ऑफ हो जाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इसमें भी सिलिकॉन और जर्मेनियम यूज होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है जहां पर हम ये कहते हैं कि थ्रू आउट द डे टाइम मैं सिलिकॉन को और जर्मेनियम को जब सोलर पैनल में लगे रहते हैं तो थ्रू आउट द डे टाइम हम उनको मेटल की तरह ही यूज करते हैं। उनकी प्रॉपर्टी ही सारी मेटल वाली हो जाती है। वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करते हैं। वो जो हीट एनर्जी आती है ना सनरेज से, उस हीट एनर्जी को वो तुरंत जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करके जो छोटी छोटी बैटरी लगी रहती है उन बैटरीज को चार्ज कर देते हैं। समझ गए? यस सर। यस ठीक है सर। सर। आप कहीं भी जितने भी ये बड़े बड़े एक्सप्रेस वेज हैं, आप बड़े बड़े जो एक्सप्रेस वेज पर जाएंगे, और कहीं जो लोकल रोड है, लोकल रोड पर आप जाएंगे तो आपको जो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, बिजली के खंभे हैं, वो लगातार दिखाई दे जाएंगे। लेकिन जब आप किसी एक्सप्रेस वे पर जाएंगे आपको कोई वहां पर वायरिंग नहीं दिखाई देगी कि भाई एक पोल इधर लगा, एक पोल इधर लगा और उससे वायर जा रहा है, वो कहीं नहीं दिखाई देगा। तो ये चीज सोचने वाली है। कभी भी जाओ तो आप देखना, रात होते ही या शाम होते ही अपने आप रोशनी हो जाती है। तो वो सोलर पैनल जो है, सोलर पैनल की वजह से ही वो सारी चीजें होती हैं, और उसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, समझ गए सभी बच्चे? यस सर। ठीक है यस यस सर। सर। चलिए जी। यस सर। ओके, अब इसके बाद ये हमने देखा, ये हम देख रहे थे कि प्योर सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं। तो प्योर सब्सटेंसेस में हमने बोला कि एलिमेंट्स होते हैं और कंपाउंड्स होते हैं। फिर एलिमेंट्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल देख लिया, नॉन मेटल देख लिया, मेटलॉइड बस इतना ही करना है, क्योंकि ये पोर्शन इंटरेस्टिंग बहुत है, लेकिन नाइन्थ क्लास के हिसाब से थोड़ा एडवांस टॉपिक है। तो नाइन्थ क्लास में आप लोग मेटलॉइड पढ़ेंगे नहीं, आप ट्वेल्थ क्लास की केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे और ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स में भी पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि बिना इनके आगे साइंस साइड में कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आज के ज़माने में, आज के तारीख में। आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोट्रिक्स है, न्यूरल नेटवर्क है, तो इन सब फील्ड्स में इतना करियर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज इतनी ज़्यादा हैं कि इनको पढ़े बिना किसी भी साइंस ग्रेजुएट का काम नहीं चल सकता आज का टाइम जो चल रहा है। ठीक, खैर चलिए छोड़िए, इसको छोड़िए, ये आप आगे फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। हम अगले टॉपिक पर आते हैं कि जो इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। तो इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या है? मिक्सचर्स। तो हम मिक्सचर्स की बात करेंगे। ये मिटा रहा हूं इधर से। हेडिंग डालेंगे बेटा मिक्सचर्स।
मिक्सचर्स, इसमें लिखें अ मिक्सचर इज अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स A mixture is a substance which consists of two or more elements or compounds, not chemically combined together, full stop. All the solutions are mixtures. Example, salt solution. सॉल्ट सॉल्यूशन का बेटा एक और केमिकल नेम होता है, इसको बोलते हैं ब्राइन, BRINE। सॉल्ट सॉल्यूशन को ब्राइन भी बोल देते हैं। सॉल्ट सॉल्यूशन, कॉमा शुगर सॉल्यूशन, कॉमा मिल्क, कॉमा सी वाटर, कॉमा एयर, कॉमा इंक, एटसेट्रा। ठीक है, तो जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं ना, सारे के सारे मिक्सचर होते हैं। और सॉल्यूशंस में होता क्या है, इनमें मिक्सचर्स में बेसिकली होता क्या है कि कोई एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट या 3 एलिमेंट आपस में ना मिक्सड होते हैं, उनको मिक्स कर दिया जाता है आपस में, लेकिन वो केमिकली कंबाइंड नहीं होते। जैसे हमने ये देखा कि वाटर जो है, वाटर एक केमिकल कंपाउंड होता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन होता है H2O, उसमें हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम होता है, तो वो केमिकली कंबाइंड होते हैं। उनको आप ये सोचो कि आप हाइड्रोजन कैसे भी लेकर पानी को, आप हाइड्रोजन को अलग तोड़ दो और ऑक्सीजन को अलग तोड़ दो, नहीं करा जा सकता। आप पानी को सोचो कि नहीं मैं तो इसको इतना गर्म करूंगा कि इसके वेपर्स बन के ये हवा में उड़ जाएगा, है ना। तो हमने ये सोचा कि नहीं भाई, पानी जो है, पानी को हमने गर्म कर दिया, अब वो गर्म होता गया, अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच गया 100 डिग्री सेल्सियस पर। 100 डिग्री सेल्सियस के बाद में पानी जो है वो वाटर वेपर बनकर उड़ गया, तो पानी अपने गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो हमने ऐसे ही मिसकंसेप्शन बिठा लिया दिमाग में कि ये जो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है ना, इसका मतलब हवा में हाइड्रोजन अलग हो गई, ऑक्सीजन अलग हो गई, और दे मिक्स्ड इनटू द एयर, एयर में मिक्स हो गए। तो ऐसा नहीं होता। क्या है कि जो हवा है ना, जो एयर है, उस एयर के अंदर स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स भी मौजूद होती हैं। तो पानी को कभी भी हम नॉर्मल मेथड से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में नहीं तोड़ सकते। ऐसे ही नॉर्मल मेथड से हम कार्बन को और ऑक्सीजन को अलग अलग नहीं तोड़ सकते कार्बन डाइऑक्साइड में से। तो होता क्या है कि ये जितनी भी चीजें हैं ना, इन सबको हम मिक्सचर बोलते हैं, इनका कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, हम ये बोले कि किसी सिटी की जो एयर क्वालिटी है वो बड़ी खराब है ना। क्या है कि उसके अंदर जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो बहुत ज़्यादा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो वहाँ की एयर क्वालिटी बहुत खराब है। ठीक, तो है तो वो भी एयर ही, लोग उसको भी सांस ले रहे हैं, है ना। अच्छा, फिर हम कहते हैं कि नहीं, हम किसी हिल स्टेशन पर चले जाते हैं जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है, जहाँ पर इंडस्ट्रीज बहुत कम है, जहाँ पर व्हीकल्स का पॉल्यूशन बहुत कम है। तो वहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि वहाँ पर एयर क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो वहाँ पर जो हार्मफुल पॉइजनस गैसेस हैं वो बहुत कम है। तो है क्या कि कोई केमिकली थोड़ी कंबाइन कर रहा है, कोई केमिकली थोड़ी एयर के अंदर केमिकल कॉम्बिनेशन कर रहा है, नहीं भाई। आप इस रूम में बैठे हो, इस रूम का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, यहाँ पर 3-4 जो है आवारा लड़के आ जाएं और बैठकर यहाँ सिगरेट पीना शुरू कर दें,
तो इसी रूम का जो एयर है, एयर क्वालिटी वो खराब हो जाएगी, गंदी हो जाएगी। आप यहाँ पर ढंग से फिर सांस नहीं ले सकते, या तो वो सिगरेट पीने वाले सांस लेंगे या फिर आप सांस लोगे, तो आप तो ले नहीं सकते। तो कुल मिलाकर क्या है कि उन्होंने भी जो वो सिगरेट का धुआं उड़ा दिया चारों तरफ, वो जो धुआं है वो धुआं कोई केमिकली थोड़ी कंबाइन कर गया। दैट्स वाई एयर इज कॉल्ड अ मिक्सचर। इसी तरीके से शुगर सॉल्यूशन की बात करता हूँ, तो मैंने कोई केमिकल कॉम्बिनेशन थोड़ी कर दिया, पानी लिया, पानी के अंदर शुगर को डाला और उसको ऐसे मिक्स कर दिया, तो कोई केमिकल कंपाउंड नहीं बना, वो भी एक मिक्सचर है। और उसको सेपरेट किया जा सकता है कैसे? आप पानी को गर्म करिए, जो शुगर सॉल्यूशन है गर्म करिए, तो पानी जितना भी है वो तो सारा का सारा इवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, एंड व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द कंटेनर इज ओनली शुगर पाउडर। तो शुगर का व्हाइट कलर का पाउडर पीछे रह जाएगा, जिसको हम बोल देते हैं बूरा। जो चीनी को पीस के बनाया जाता है उसको बूरा बोल देते हैं, तो वो रह जाएगा पीछे। फिर मैं बोलता हूँ मिल्क। तो मिल्क जो है, मिल्क में भी इसी तरीके से फैट भी होता है, विटामिन भी होता है, प्रोटीन भी होता है, मिनरल्स भी होते हैं। ठीक, तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं। और मिल्क को अगर आप स्टिर करने लगो बहुत देर तक, अगर आप स्टिर करें उसको, तो स्टिर करने पर क्या होता है कि मिल्क में से क्रीम अलग निकल जाती है, एंड व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड इज टोन्ड मिल्क। आपने सुना होगा अमूल का, मदर डेयरी का टोन्ड मिल्क भी आता है और क्रीम वाला मिल्क भी आता है। आप उसको लगातार स्टिरर से आप स्टिर करते चले जाएंगे तो उसकी क्रीम निकल के ऊपर आ जाएगी, और व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड इज ओनली टोन्ड मिल्क। ठीक, तो हम ये कहते हैं ये मिल्क भी एक मिक्सचर है। और सी वाटर आप जानते ही हैं, पानी भी है उसके अंदर, सॉल्ट भी है उसके अंदर, सैंड भी है। तो वो जो सी वाटर है, सी वाटर इज ऑल्सो अ मिक्सचर। और इसी तरीके से जो इंक है, इंक में भी पानी भी होता है, और अलग अलग तरीके की, दो तीन अलग अलग तरीके की डाइज भी होती हैं। ये अगर कभी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना हो तो जो आपका इंक पेन होता है ना, फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन की इंक से आप कुछ लिखें पेपर पर, और जब लिखेंगे ना तो फिर पेपर को आप धूप में ले जाकर थोड़ा ऐसे 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 करके देखना पेपर को। मतलब उस पर जो लिखा हुआ है इंक को आप देखना, तो आपको इंक कई कई जगह से ब्लू, कई कई जगह से ब्लैक कलर की, ऐसे ऐसे आपको अलग अलग कलर्स दिखाई देंगे। तो ब्लू को भी डार्क ब्लू बनाने के लिए उसके अंदर ब्लैक कलर की डाई जो है, ब्लैक कलर, ब्लैक जो कलर है वो मिक्स करा जाता है। तो दो तीन अलग अलग तरीके के जो डाइज हैं उनको मिक्स करके, किसमें, पानी में मिक्स करके इंक बनाई जाती है। तो ये जो मैंने चार पांच एग्जांपल्स दिए, ये सारे मिक्सचर्स के एग्जांपल्स हैं। इन सबका कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं होता। समझ गए सभी बच्चे? यस सर। सर एक डाउट है। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं बेटा? सर जैसे एयर प्यूरिफायर और वाटर प्यूरिफायर है, वो हाँ, मिक्सर को अलग कर देते हैं? नहीं, मिक्सचर को, मिक्सचर में क्या होता है कि जैसे हमने एयर प्यूरिफायर की बात करी, तो एयर प्यूरिफायर क्या करेगा कि अगर हमारे घर के अंदर हम एयर प्यूरिफायर यूज कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा कि जो भी हार्मफुल गैसेस हैं, जो भी ऐसी गैसेस हैं जो हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, ठीक, वो उन गैसेस को बाहर निकाल देगा। उन गैसेस को या तो बाहर निकालेगा, वो किस कॉन्सेप्ट पर काम करता है वो मुझे नहीं पता, या तो वो उसको बाहर निकाल देता है और या फिर अपने अंदर जो डायफ्राम है उसके अंदर स्टोर कर लेता है, और फिर हम उस डायफ्राम की क्लीनिंग करवा लेते हैं। ठीक है, तो ये तो एयर प्यूरिफायर का कॉन्सेप्ट हुआ। दूसरा मैं बोलता हूं तो उसमें भी क्या हुआ, उसमें भी वो मिक्सचर जो है, मिक्सचर में से जो हार्मफुल कंपोनेंट्स हैं उनको अलग निकाल देता है। अच्छा, अगर मैं वाटर प्यूरिफायर की बात करूं, तो वाटर में क्या है कि जितनी भी तरीके की कुछ इम्प्योरिटीज है, मान लीजिए किसी में पानी में रेत मिला हुआ आ रहा है, या कहीं पानी में मिट्टी बहुत ज़्यादा है, या कहीं पानी में कैल्शियम इतना ज़्यादा आ रहा है किसी जगह के पानी में कि वो हमारी बोन्स में दर्द कर दे। भाई कैल्शियम भी एक लिमिट तक ठीक है, उसको भी बहुत ज़्यादा अगर बॉडी में इनटेक हो जाएगा तो वो भी बॉडी में बोन्स में पेन कर देगा। तो वो वाटर प्यूरिफायर का काम ये है कि वो उनमें से उन उन चीज़ों को बैलेंस करके रखता है, ताकि हमारे बॉडी को जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए एसेंशियली उतने मिले, ना उससे कम मिले ना उससे ज़्यादा मिले। समझ गए? ठीक है सर। यस सर। चलिए जी, अब इसके बाद हाँ जी बोलिए। सर आयरन भी मिक्सचर है? क्या? सर आयरन भी मिक्सचर है? नहीं नहीं नहीं, आयरन मिक्सचर नहीं बेटा, आयरन तो एलिमेंट है, आयरन एलिमेंट है, वो मिक्सचर नहीं है। चलिए जी, मैं फिर अगला टॉपिक इसमें देखता हूँ, टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। मिक्सचर्स जो हैं, जैसे हमने प्योर सब्सटेंसेस को देखा था कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, और एलिमेंट्स की भी हमने कैटेगरीज थी, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। इसी तरीके से जो मिक्सचर्स हैं, मिक्सचर्स की भी कैटेगरीज होती हैं, वो भी टाइप्स होती हैं मिक्सचर्स की भी। तो आप हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स।
टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, तो इसमें लिखेंगे मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप्स, होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हीट्रोजीनियस मिक्सचर्स। मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट है होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड बेटा सेकंड है हीट्रोजीनियस मिक्सचर्स। चलिए जी, अब हम ये कहते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर्स कौन से होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर्स बेटा वो वाले होते हैं जिनके जो पार्टिकल्स हैं, जिनके पार्टिकल्स आपस में पूरे के पूरे इतने अच्छे तरीके से मिक्सड अप होते हैं कि वो इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब है कि हम उनको अलग अलग नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर सॉल्ट सॉल्यूशन है, मैंने पानी के अंदर नमक को घोल दिया, खूब अच्छे तरीके से घोल दिया, तो और एक ट्रांसपेरेंट क्लीन ग्लास में मैंने उसको डाल दिया, तो मैं उसमें से ग्लास में जब मैं देखूंगा तो मैं देखकर ये नहीं बता सकता कि कहाँ पर नमक है और कहाँ पर पानी है। ठीक है, मुझे वो एक जैसा ही कलर दिखाई देगा। इसी तरीके से जो शुगर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन में भी पानी में पूरी तरीके से चीनी को मैंने घोल दिया, तो मैं चीनी को अलग और पानी को अलग नहीं देख सकता। दे आर इनडिस्टिंग्विशेबल, मतलब अलग अलग नहीं देखा जा सकता। तो ऐसे एक्चुअली मिक्सचर्स को बोलते हैं। हाँ बेटा बताओ। सर इंक इंक को भी फिर होमोजीनियस में रखेंगे? हाँ, इंक को भी होमोजीनियस में ही बोलेंगे, क्योंकि इंक को अगर हम देखेंगे ना, इंक की जो बॉटल होती है उसमें अगर मैं इंक को देखूंगा तो इंक अलग अलग मेरे को दिखाई नहीं देती। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैंने ये कहा ये तो होमोजीनियस मिक्सचर हो गए। फिर हीट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। हीट्रोजीनियस मिक्सचर जस्ट उसका उल्टा कि हीट्रोजीनियस मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जिनसे मिलकर दोनों, दो चीज या तीन चीज या चार चीज मिलकर अगर बनी हुई हैं, तो हम उसको देखें और वो अलग अलग हमें दिखाई दे जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सैंड सॉल्यूशन की बात करूं, पानी के अंदर हमने रेत को लिया और रेत को मिक्स कर दिया, तो उसमें मैं पानी को अलग देख सकता हूँ और रेत को अलग देख सकता हूँ। और थोड़ी देर अगर रख दिया उसको एज इट इज, तो धीरे धीरे जो सैंड है, सैंड क्योंकि हैवी होता है, तो सैंड धीरे 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 नीचे आकर डिपॉजिट हो जाएगा, जिसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएगा और जो पानी है वो पानी ऊपर की तरफ रहेगा। तो होता ऐसा है कि जिसमें मैं चीजों को अलग अलग देख सकूं, उनको हम बोलते हैं हीट्रोजीनियस मिक्सचर। बताइए, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। हाँ, इन यस दोनों के सर। बारे में मैंने बताया। अब इनकी डेफिनेशंस और आगे का जो है वो फिर कल करते हैं। और कल का टाइम आपका वही रहेगा नॉर्मल, शाम को 7 से 8 का। ठीक है, ओके सर। ओके सर। चलिए जी, ओके ओके सर, थैंक यू थैंक सो यू थैंक यू मच। सर। सर। ओके ओके। सर हाँ जी, बोलिए। सर एक डाउट था कि हाँ, सी वाटर किस में आएगा, होमोजीनियस में या हेट्रोजीनियस में? सी वाटर जो है वो हीट्रोजीनियस में आएगा, क्योंकि उसमें सी वाटर में आप रेत भी अलग दिखाई देता है आपको और पानी भी अलग दिखाई देता है। ठीक है सर। हाँ जी। सर लेकिन फिर अगर वाटर में सॉल्ट मिला के उसको घोलेंगे तो वो हेट्रोजीनियस में क्यों नहीं आता? वाटर में जैसे मैंने सॉल्ट मिला दिया, तो वाटर में पूरी तरीके से सॉल्ट मिला दिया, मतलब वाटर में अब सिर्फ सॉल्ट ही है, तो वो तो हो जाएगा होमोजीनियस। लेकिन जो सी वाटर होता है ना, सी वाटर में सॉल्ट के साथ साथ सैंड भी होता है, डर्ट भी होती है ना। तो ये दो तीन चीजें होती हैं जिनको अलग अलग हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है सर। हाँ जी, बाय सर। ओके, बाय बाय। याशिका, मीटिंग एंड कर दूं?